दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने वाला शख्स शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख पर 8 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम है। बाद में शाहरुख भीड़ में गायब हो गया था। इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद योगी हुकूमत अब इस शहर की तारीखी शनाख्त मिटाने की कोशिश में लग गई है। योगी हुकूमत ने शहर में वाक़ई 1 सदी से भी ज्यादा पुराने सदर दफातर को लखनऊ मुंतकिल करने का फैसला किया है। पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ मुंतकिल करने के बाद महकमे तालीम के सदर दफ्तर को लखनऊ मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ महकमे तालीम के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं। गंगा जमनी तहजीब का शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की योगी हुकूमत के फैसले पर अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि रियासती हुकूमत ने इलाहाबाद में वाक़ रियासती हुकूमत के सदर दफातर को लखनऊ मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले यूपी के पुलिस हेडक्वार्टर को लखनऊ मुंतकिल किया जा चुका है। अब योगी हुकूमत ने महकमे तालीम के सदर दफ्तर को लखनऊ मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ महकमे तालीम के मुलाजमीन जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। इलाहाबाद में इस समय 6 विश्वविद्यालय हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 3 केंद्रीय हैं और 3 राज्य स्तरीय हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरस्वती का जो मापदंड यहाँ का रहा है, यहाँ के जो कार्यालय रहे हैं शिक्षा जगत के, यूपी बोर्ड का मुख्यालय यहाँ पर है, बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय यहीं पे, और सरकार एक एक करके लखनऊ ले जा रही है। अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी, उन बिल्डिंगों में एक कार्यालय खोले गए, बेसिक शिक्षा परिषद और PHQ को पहले ले जाया गया, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ले जाया गया, अब शिक्षा विभाग को ले जाने की योजना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्तियों को अपने पास केंद्रित कर रही है और उसी के प्रक्रिया में एक ये कदम है। इलाहाबाद जो है, आज जो प्रयागराज है, ये अंग्रेज़ों के समय में यहाँ राजधानी थी। शिक्षा, आबकारी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाई कोर्ट, ये सब यहाँ पे कार्यालय, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम लोग देखते हैं जहाँ हम बसे हैं, ये बनाए गए हैं, वहाँ पे ये थे। ये लगातार इसको इलाहाबाद को छीन कर रहे हैं और सबसे बात है कि इनके जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो झूठ बोलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में इलाहाबाद कई दहाइयों तक यूपी की राजधानी रहा। यही वजह है कि रियासती हुकूमत के बेशतर सदर दफातर इलाहाबाद में ही वाक़ हैं। लेकिन योगी हुकूमत के आते ही पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, उसके बाद सदर दफातर को लखनऊ मुंतकिल करने का सिलसिला चल निकला। रियासती हुकूमत के फैसले की मुखालफत करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो जल्द ही तालाबंद हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इन्होंने कार्यालय के स्थानांतरण का शासनादेश जारी कर दिया है मित्रों, जिसके कारण से हमारा पूरा निदेशालय आंदोलनरत है और इसके संबंध में हम लोगों ने इनको 3 दिन की नोटिस दी थी। हमारी नोटिस की अवधि भी समाप्त होने वाली है। आज तक इन्होंने उस शासनादेश को वापस नहीं लिया, जबकि डिप्टी CM से हम लोग 28 तारीख को वहां सर्किट हाउस में मिले थे और मिलने पर उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि इस शासनादेश को हम निरस्त कराएंगे, जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही अद्यावधि तक नहीं हुई है, जिसके कारण से कर्मचारी आंदोलनरत हैं। मुलाजमीन का इल्जाम है कि योगी हुकूमत इलाहाबाद की शनाख्त मिटा देना चाहती है, लेकिन साथ ही एहतजाजी मुलाजमीन का ये भी कहना है कि इस शहर की तारीखी हैसियत बचाने और हुकूमत को अपना फैसला वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलकर तहरीक चलाई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। लखनऊ के घंटा घर पर मुजाहरे कर रही खवातीन ने दलित खवातीन से मुजाहरे में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि शहरी तरमीमी कानून और NRC का सबसे ज्यादा नुकसान दलितों, मुसलमानों और समाज के कमजोर तबकों को झेलना पड़ेगा। इसलिए इन्हें NRC के खिलाफ पूरे मुजाहरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। लखनऊ के घंटा घर पर जारी एहतजाज व मुजाहरे का दौर सिमटता जा रहा है। खवातीन की तादाद में खासी कमी आ गई है, लेकिन ये हकीकत है कि तादाद कम होने के बाद भी लोगों की फिक्र तब्दील नहीं हुई है। कम लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं
और वो बहुत तरीक़ों से, चाहे वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, बहुत तरीक़ों से यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि बहुत कम है। उनको भी समझना चाहिए कि आज माइनॉरिटी को टारगेट करा गया, कल हमारी कम्युनिटी के लोअर कास्टेस को टारगेट करा जाएगा। तो उनको ये समझ के और एक यूनिटी दिखाने के लिए आना चाहिए। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो लोग ये सुने और आए यहाँ पे। आज भी ये पूरा भारत देश हमारा हर धर्म के लिए है और हम अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, जो मुस्लिम और हिंदू का जो एकता है, जो प्रेम है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनमें सियासत घोली जा रही है, उसमें नफरत घोली जा रही है। तो हम अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है और आपके भी दिल में हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। हम लोग जानते हैं ये जो कर रही है वो सियासत कर रही है और सियासत को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सियासत के मुंह पे ऐसा तमाचा दिल्ली वालों ने मारा है कि उन्होंने दिखा दिया है अपनी एकता, अपने भाईचारों को। जिस गली में 10 लोग हिंदुओं के थे और 4 घर मुस्लिम के थे, तो हिंदू भाई ने उन 4 घरों को बाइज्जत अपने घरों में मुस्लिम भाइयों को रखा, उनकी हिफाजत की। ऐसे हिंदू भाइयों को, ऐसे सिख भाइयों को हम सलाम करते हैं और ऐसी सोच विचारधारा वालों को हम लोग सलाम करते हैं। प्रोटेस्ट स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से भी ये सवाल किया गया कि दलित खवातीन धरने में क्यों नहीं आ रही हैं, और चंद्रशेखर ने इस सवाल का जवाब भी दिया है, जिसकी वजाहत समाजी कारकुन सुमैया राणा ने की है। भीड़ होनी चाहिए, हमारे दलित भाई बहन जुड़े, खासकर बहनें यहाँ पे। तो उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि 15 से हम भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे और प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, और वो क्या कुछ है वो 1-2 रोज़ बाद वो बताएंगे। जिस तरह बहन जी के टाइम में एक आवाज़ में लाखों दलित सड़क पर उतर आता था, इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मुसलमानों से ज़्यादा प्रभावित होंगे वो तादाद के लिहाज से जो है वो दलित ही होंगे। लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं बेदार हो रहे हैं, इसकी बात समझ में नहीं आ रही और उनका बेदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब तक मेरे दलित भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस प्रोटेस्ट में वो बात नहीं होगी जो होनी चाहिए और जिसकी वजह से ये कानून जो है वो वापस होगा। एहतजाज कर रही ख़वातीन का मानना है कि अगर इस एहतजाज में हिंदू बहनें शामिल हो जाएंगी, दलित बहनें शामिल हो जाएंगी, तो इसे मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले दिन से ही इस एहतजाज में तमाम तबकों और मज़ाहिब की ख़वातीन शामिल होती रही हैं, शरीक होती रही हैं, लेकिन फ़िलवक्त तादाद कुछ कम नज़र आती है, जिसके पेश नज़र अब दलित बहनों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस एहतजाज में शामिल होकर इसे इस्तेहकाम दें, इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। अब देखना यह है कि इन ख़वातीन की ये ख्वाहिशात, ये अपीलें किस हद तक कारगर साबित होती हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया, जिसके बाद डक पॉइंट ऑफिसर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने खिताब करते हुए हुकूमत की CA और NRC को लेकर पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इसको फौरी वापस लेना चाहिए। एक ऐसा कानून बनाया है और वो ये सोच रहे हैं कि इससे बहुत से लोग डर जाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान। चीन के वुहान शहर से फैलकर आलमी खतरा बन चुके कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में केरल के बाद अब दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। इटली से लौटकर आए शख्स की जांच में कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की तस्दीक के बाद दिल्ली के अलावा NCR में भी लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं मेरठ में स्वाइन फ्लू से हो रही अमवात के बाद अब कोरोना के खतरे के पेश नजर महकमे सेहत ने एहतियाती इकदाम करने शुरू कर दिए। इटली से लौटकर आने वाले एक शख्स के अलावा गुज़िश्ता दिनों चीन से आने वाले मजीद 11 अफराद भी मेरठ में महकमा सेहत के जेर निगरानी हैं। खास तौर पर दिल्ली NCR इलाके में कोरोना वायरस के खतरे को महसूस करते हुए महकमा सेहत ने एहतियाती इकदामात शुरू कर दिए हैं। मेडिकल में स्वाइन फ्लू वार्ड के साथ ही अलहदा से कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम कर दिया गया है। हालांकि चीफ मेडिकल अफसर का मानना है कि अभी इस बीमारी से घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। ज़्यादा घबराने की अभी तो बात नहीं है। ऐसा एक ही केस यहाँ पे आया है दिल्ली में, उसको आइसोलेट कर लिया गया है और उसके संपर्क में न आए बाकी लोग। और अभी मेरठ में भी हमने 4 सैंपल भेजे थे पर कोई पॉजिटिव नहीं आया है, सभी नेगेटिव आए हैं। हमारे पास इटली से आने वाले एक व्यक्ति है जिसकी हम निगरानी कर रहे हैं, और जो चीन से आने वाले हैं वो 11 मरीज वो हमारे बचे हैं, 11 लोग बचे हैं जिनका हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी अभी कोई इधर NCR में ज़्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है।
और जैसा भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। आइसोलेशन वार्ड हमारे सब तैयार हैं। वहीं एनसीआर के मेरठ में कोरोना की दहशत के साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी बरकरार है। अकेले मेरठ में ही स्वाइन फ्लू से मुतासिर 80 से ज्यादा अफराद में से तकरीबन 30 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों मेरठ में पीएसी बटालियन के ही 17 जवानों में स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई थी, जो अभी भी जेर इलाज हैं। मेरठ में 79 केसेस पॉजिटिव आए थे और जहाँ तक डेथ का मसला है, हम लोग डेथ ऑडिट कर रहे हैं। उसमें जो कोमॉर्बिड कंडीशंस थी साथ में, डायबिटीज़ या कुछ और, उनमें डेथ ज़्यादा हुई हैं। तो जो डायरेक्ट स्वाइन फ्लू से डेथ होने वाली हैं वो कम है। टोटल 8 डेथ हुई हैं और इसमें अब जो है कल से एक एक केस आ रहा है। परसों भी एक ही केस पॉजिटिव आया था, कल भी एक ही केस पॉजिटिव आया था। और पीएसी में भी जो जवान भर्ती हैं वो सब ठीक हैं, जल्दी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में अब तक 3000 लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यही वजह है कि अब इस वायरस से बचाव के लिए महकमा सेहत एहतियाती इकदाम करने के साथ साथ लोगों से बहुत एहतियात बरतने की भी अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। समाज के गरीब तबके और किसानों की बुनियादी जरूरतों और परेशानियों को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कारकुनान इन दिनों सड़कों पर हैं। किसान जन जागरण मुहिम के तहत आज मेरठ में भी कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने कमिश्नरी चौराहा पार्क में एहतजाजी धरना दिया। फसल की एमएसपी से लेकर बिजली, खाद और मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने यूपी हुकूमत को घेरने की कोशिश की। मंत्री ने ये कहा कि किसान लंबी लंबी गाड़ियों में सफर करने का शौक जो है वो त्याग दे। यानी कि इसका मतलब त्याग, वो किसान को चाहते हैं कि भूखा रहे, नंगा रहे। और जो किसान की आज समस्या है कि किसान रात और दिन अपनी मेहनत करके किसान को अपनी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, धान का मूल्य तय नहीं है, जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और न किसान को मान है न सम्मान है। इन समस्याओं को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किसान की समस्याओं को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। सच बात यह है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। हर पक्ष में किसान बर्बाद, मजदूर बर्बाद, यहाँ तक कि व्यापारी जो उनका साथ रहता है वो भी बर्बाद। हालत ये है कि इस सब के तहत आज मुल्क ऐसी कगार पर खड़ा है कि शायद आने वाले वक्त में ना कभी होगा ना कभी हुआ है। कोरोना वायरस का खतरा महज चीन तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर इस वायरस के खतरे को देखते हुए मगरबी एशियाई ममालिक से सफर करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। वायरस के इस खतरे से बचने के लिए सऊदी अरब ने अब खास तौर पर मगरबी एशियाई ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब में दाखिल होने पर लगी इस पाबंदी से हिंदुस्तान के उम्रा ज़ायरीन पर भी असर पड़ा है। सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद 2 रोज कबल मेरठ से उम्रा के इस सफर पर गए एक काफिले में शामिल ज़ायरीन के अहले खाना भी परेशान हुए और अब आइंदा तारीखों में जाने वाले काफिले के मुंतज़मीन और ज़ायरीन भी परेशान हैं। जयदीनगर सोसाइटी की तरफ से बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं 25 और 26 की नाइट में यहाँ से रवाना हुए हैं और 26 की सुबह में जो है वो मदीने पहुँच गए हैं और अल्लाह की शुक्र से वो खैरियत से हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने शाम को ये जो है ऐलान कर दिया कि अब यहाँ कोई जो है हिंदुस्तान से कोई फ़्लाइट से कोई ज़ायरीन यहाँ नहीं आ पाएंगे। लोगों में एक बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी जो है लालसा होती है अल्लाह के घर को देखने की, उम्रा करने जाने की। और कुछ लोग तो 13 रजब की उन्मान से जो है वहाँ शामिल होने गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है वो ठीक नहीं है। वो अगर उनको रोकना था तो पहले से रोकते। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के अंदर सब खैरियत है, इस तरह का कोई वायरस हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ नहीं है। अब जो लोग जिनके पैसे चले गए हैं, जमा हो गए हैं, आगे जो लोग जाने वाले थे अब उनके लिए और काफ़ी परेशानी हो गई ना, वो लोग नहीं जा पाएंगे और उनका पैसा सब खत्म ही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन रिसर्च के ज़रिए तमाम 17वीं सदी का फारसी अदब उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीद जाहिर की गई कि इस सेमिनार में आने वाले मंदुबीन फारसी अदब की नई जहद की तलाश में कोशिशें करेंगे। 17वीं सदी हिंदुस्तान में फारसी अदब की तरक्की के लिहाज से निहायत अहम दौर है। कलदी खुतबा प्रोफेसर ज़हीर हुसैन जाफरी ने पेश किया और कहा कि फारसी ज़बान व अदब के फ़रोग में 17वीं सदी एक अहम दौर रहा है।
हुकूमतें बदलती रहीं, उरूज ज़वाल की दास्तानें लिखी गईं, लेकिन वो इदारे कायम रहे और उन इदारों ने इल्म की किस तरह से इशाअत की है, किस तरह से तरवीज की है, इसका मुताला करना बहुत ज़रूरी है कि चाहे हिंदुस्तान में मुग़ल रहे हों या न रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान की इल्मी रवायत पूरी दुनिया में कायम रही है। अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री ने ये यहाँ हिंदुस्तान में आके ये कहा था कि अगर हिंदुस्तानी उलमा ने इल्म हदीस की तरफ ध्यान न दिया होता तो शायद ये इल्म ख़त्म हो गया होता। तो अब सवाल ये है कि जो हिंदुस्तानी उलमा हैं, इनकी इल्मी खिदमात के बारे में जो जिन इदारों से मुताल्लिक़ रहे, उन इदारों की खिदमात को देखने के लिए ज़रूरत है और उसमें शायद हमको किताबों में और तवारीख़ में नहीं मिलता है, बल्कि उन दस्तावेज़ात में मिलता है जो उनके खानवादों के पास अभी भी महफूज हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम यमन के तलबा तालिबात ने आज आर्ट्स फैकल्टी पर मुक्का कॉफ़ी डे मनाया, जिसमें यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम देकर तलबा तालिबात भी शरीक रहे। और इस मौके पर जहां यमन की तहजीब व कल्चर, तहजीब व सकाफ़त देखने को मिला, तो वहीं दो ममालिक के दरमियान तलबा की हम आहंगी और भाईचारा भी नजर आया। आज इस कॉफ़ी डे पे हमें यमन का कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ। हमने सिर्फ चीज़ें सुनी थी, आज हमें वहाँ का टेस्ट पता चला कॉफ़ी का, विच वाज वेरी डिलीशियस। और उनका ये कल्चर, ये ट्रेडिशनल आउटफिट, ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें पता चल रहा है एग्जैक्टली यमन का कैसा कल्चर है, किस तरह के आउटफिट्स हैं। तो ये एक तरह से इंटर कल्चरल प्रोग्राम टाइप का हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हर जगह थोड़ा बहुत होना चाहिए। देख के बहुत खुशी हुई। यहाँ पे यमनी लोग को कहते हैं, इतना घुल मिल के बहुत अच्छा लगा कि ये लोग घुल मिल रहे हैं लोगों से हमारे, और यहाँ हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इन लोग के जैसे ही इनके नाच गाने को देखकर हमें ये एहसास हो रहा है कि हाँ इन लोग का कल्चर कैसा है, इन लोग की ज़िंदगी कैसी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब नजर डालेंगे खास बात बिहार के हेडलाइंस पर। घोटाले और टीचरों के मुद्दे पर आरजेडी अरकान का असेंबली के बाहर हंगामा, टीचरों की मांग को बताया जायज। चौदह मार्च से राजगीर में आरजेडी का तरबेती कैंप, 2 दिनों तक चलेगा प्रोग्राम। जेडीयू ने राजगीर में प्रोग्राम के इनेकाद पर बोला हमला। पटना में टेट टीचरों का अनोखा एहतजाज, सरकार के लिए मांग रहे हैं भीख, अपनी मांगों के लिए किया हंगामा। मोतिहारी में पेट्रोल पंप पर 1 लाख की लूट, 24 घंटे के अंदर लूट का ये दूसरा वाकया। गोपालगंज सदर अस्पताल में तिब्बी निजाम की खस्ता हालत, मोबाइल के सहारे मरीज का इलाज, जनरेटर पर हर महीने लाखों का खर्च। झारखंड असेंबली में सालाना बजट हुआ पेश, हेमंत सरकार ने 86,370 करोड़ का पेश किया बजट, शरह नमो 8% तक करने का हदफ। भूख से हार गई होती तो सालों पहले पहचान भी मिट गई होती, लेकिन अब एजाजात की झड़ी लगी है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की राजकुमारी की, जो अब एक ब्रांड बन चुकी हैं और सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इनको किसान चाची कहती है। इनके साथ दिल्ली गए, पंजाब गए, चंडीगढ़ गए, हरियाणा गए, उत्तराखंड गए, बॉम्बे गए, कलकत्ता गए, रांची गए, राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले। नाम गिनते जाइए, एजाज गिनते जाइए,
ये कहानी है उस जद्दोजहद की जो भूख से लड़ने के लिए घूंघट से निकलकर खेत में पहुंची, फिर बाजार पर कब्जा जमाया, अपने जैसों को जोड़कर तंजीम बनाई, तंजीम से जुड़ी खवातीन की जिंदगी भी संवारी और ऐसा एजाज हासिल किया कि दुनिया अब किसान चाची के नाम से जानती है। पहले तो हमारा ये सब लोग विरोध किया, क्या करने जा रही है, साइकिलवा पर बेचते, बेटा को भी खराब लगता है जब बिस्कुट वाला साइकिल पर धो के बेचती, ओकरा के सब कुढ़ाता, सब कोई को खराब लगा। लेकिन बाद में हमारा जैसे जैसे आमदनी बढ़ा तो सब कोई हमारा साथ दिया। शुरू से ही ज़राअत के शोबे में मर्दों का गलबा रहा है, खातून सिर्फ हाथ बटाने का काम करती रही हैं। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया इलाके में ये फॉर्मूला फेल हो गया। आनंदपुर गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची ने न सिर्फ इस इलाके में मर्दों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि अब उनकी मांग एक मोटिवेटर के तौर पर होने लगी है। वो अब इलाकों में जाकर न सिर्फ खवातीन को खेती के बारे में बता रही हैं, बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने का सबक पढ़ा रही हैं। कभी भी रुकावट है तो उसको पार करना चाहिए और पार करके जब आगे आप निकलते हैं तो एक ऊंचाई आपको मिलती है और एक ऊंचाई मिलती है, वो सफलता की ऊंचाई होती है। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई है कि हाँ ऐसा किसान चाची कर ले तो हम या कोई भी महिला है इसी तरह हम लोग आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए। हम राजकुमारी देवी को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। 2 बेटियों और 1 बेटे की पैदाइश से जब इस माँ का कुंबा बढ़ा तो मुश्तरका खानदान से इन्हें अलग कर दिया गया। मुफलिसी ने जब कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो ये माँ घर से निकलकर खेत में पहुंच गई, जो एक ऊंची जात की खातून के लिए आसान नहीं था। लेकिन जब ये खेत में आई तो फिर बेहतरीन ज़रूरी तकनीक सीखकर खेती करने की ठान ली कि हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कमो पैसा से अचार बनाएंगे और किसी तरह हम अपना प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ेंगे। काहे कि इसमें ज़्यादा पैसा का अथी भी नहीं है, ये नहीं है जो इसमें पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। राजकुमारी देवी ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि गांव-गांव जाकर खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही हैं। वो खवातीन को खेती और मूर्ति बनाने के अलावा कई हुनर सिखा रही हैं। गांव में मीलों साइकिल चलाकर किसानों के बीच इनकलाब की जोत जगाने वाली किसान चाची अब हजारों खवातीन को इंस्पायर कर रही हैं। किसान श्री का जो लोग पहचान बना तो लोग हमारे यहाँ आने लगे, चलिए हमारे यहाँ आप बताइएगा, महिला लोग हमारे यहाँ का बैठी हुई रहती है, आप उनको कहिएगा जो खेती करेंगे और नए तकनीकी से कैसे करते हैं तो वो बताने के लिए। तो उनके यहाँ जाने में हमको कठिनाई होता था, बस नहीं उस समय उतना था, टेम्पू नहीं था, तो हम साइकिल सीखे। सच्ची कोशिश और कड़ी मेहनत ने कामयाबी दिलाई। शौहर भी तंबाकू की खेती कर उसे बेचने का काम छोड़कर राजकुमारी का साथ देने लगे। किसान चाची ने स्वर्ण रोजगार स्कीम के तहत खवातीन के 36 ग्रुप बनाए और खवातीन को ट्रेनिंग दी। उस ग्रुप की सभी खवातीन अब अपना रोजगार कर रही हैं। खेती, पशुपालन या मछली पालन करके ये खवातीन बाइख्तियार हो रही हैं, जिससे दूसरी खवातीन भी तरगीब हासिल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजगीर में 14 और 15 मार्च को होने वाले आरजेडी के तरबती कैंप को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने इसी बहाने तेजस्वी पर हमला बोला है। वहीं हुक्मरान जमात के इल्जामात पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। पहले लोग राजगीर के बारे में जो राष्ट्रीय जनता दल का नेताओं का जो ये रहता था कि राजगीर में ही सारा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, पूरे बिहार के लिए काम किए। लेकिन लोगों को तंज होता था केवल राजगीर में ही काम होता है। आज वही अपना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर सोशल मीडिया सार्फिन हैरान हैं। वहीं सियासी जमातें भी अपने मुताबिक इस पर हमला कर रही हैं। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर आरजेडी ने हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी लीडरान ने सोशल मीडिया ना छोड़ने की अपील की है।
तो मीडिया से तो भागना चाहिए, चैनल से भी भागना चाहिए ना, चैनल से भी भागना चाहिए। सोशल मीडिया छोड़िए, चैनल छोड़िए, ई मीडिया से जो नेशनल चैनल मीडिया है उससे भागना चाहिए उनको। जनता से तो भाग ही रहे हैं, बाकी चैनल से भी भागना है। झूठ पर झूठ बयानबाजी कितना दिन चलेगा? कितना सरकार, राज्य सरकार हो चाहे देश का सरकार हो, बिहार के ठगते रहेगा, देश के ठगते रहेगा। झूठा बयानबाजी करके हाई कर देंगे, हो कर देंगे। 15 लाख रुपया गरीबों के खाता में जाएगा, कौन लाख गरीबों के खाता में आया? कि एक बड़ा फोरम है, बड़ा फ्रंट है, उनको जो रहना चाहिए, ऐसा उनके सभी फॉलोवर का भी आग्रह है और आम जनता का भी आग्रह है कि उनको सोशल साइड पे रहना चाहिए। और वैसे रविवार तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस निर्णय, जिस प्रकार से उन्होंने अपना मन बनाने का प्रयास किया है, आम जनमानस में निराशा आई है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जन भावना के अनुरूप डिसीजन लेंगे और अपने आप को सोशल मीडिया में बनाकर निश्चित रूप से इसके जो पॉजिटिव अप्रोच है उसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आला।